हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है राइबोसोम। क्लियर है? जिसका नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम ये पूरे सेल की स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। पूरे सेल के अंदर सबसे छोटी सेल ऑर्गेनेली है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि ये स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है। जितने भी टाइप के तुम लोग सेल डिस्कस करोगे, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, आर्किबैक्टीरियल, यूबैक्टीरियल, प्लांट, एनिमल, फंजाई, एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया, जो कुछ भी होगा उन सब में प्रेजेंट होगी। ये यूनिवर्सल टाइप के सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, इसे कहा जाता है नोन एज इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल, सेल का इंजन कहा जाता है। ठीक है, अब सेल का इंजन कहे जाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि बिकॉज it related with protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है? समझ गए? इसलिए कहा जाता है इंजन ऑफ सेल, इसलिए इसे सेल का इंजन कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज, इसे एक नाम और दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। ऐसा क्यों कहा गया? देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है सेल विद इन सेल। ठीक है, सेल के अंदर और सेल है। इसी तरह इनको कहा जाता है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। ये ऑर्गेनेली पे भी ऑर्गेनेली है। बिकॉज कारण क्या है? बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in bound form with mitochondria, बाउंड फॉर्म में तो ये प्रेजेंट होता है विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड दूसरा रीजन है इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कहने का, प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो कि खुद एक सेल ऑर्गेनेली है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये तो कह सकते हैं ना, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली है। क्लियर है? समझ गए? इसलिए कहा है कि राइबोसोम ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली होता है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये किस चीज का बना हुआ होता है? कंपोज्ड ऑफ किस चीज का बना हुआ होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए और प्रोटीन्स मिलकर के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। ये इस चीज का बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की 2 यूनिट होती हैं। ठीक है, 2 यूनिट होती हैं।
2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट होती है। एक तो होती है साइज में लार्ज, ठीक है, एक होती है साइज में स्मॉल। समझ गए? तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि आरआरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक तो स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट। क्लियर है ना? समझ गए? ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। कैसे कि राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। इसको इंजन कहा जाता है सेल का, रीजन की ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसे कहा जाता है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली है ये, ठीक है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। क्लियर है? वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में। इसके अंदर या फिर ये बना हुआ होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो आरआरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है, 2 सब यूनिट लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होती है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राइबोसोम डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। देखो राइबोसोम की बात हो रही है, और देखो राइबोसोम में हम लोगों ने कहा था कि ये बाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। बाउंड फॉर्म की बात आई तो देखो बात कर लेते हैं, इसकी 2 फॉर्म होती है, 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, 2 फॉर्म प्रेजेंट होती है। 2 फॉर्म कौन कौन सी? 2 फॉर्म देखो, एक को तो कहते हैं बाउंड फॉर्म, एक है फ्री फॉर्म, ठीक है। एक तो क्या है? बाउंड फॉर्म है, बंधी हुई बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, किसी के साथ अटैच है, और एक है फ्री फॉर्म, ठीक है। देखो बाउंड और फ्री फॉर्म में डिफरेंस क्या है? बाउंड फॉर्म तो होगी अटैच्ड, ठीक है। बाउंड फॉर्म भी 2 तरह से होती है, इसकी बाउंड फॉर्म भी 2 तरह से होती है। देखो 2 एग्जाम्पल हैं बाउंड फॉर्म के। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो है अटैच्ड ऑन राइबोसोम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है एक फॉर्म। तो दूसरी जो बाउंड फॉर्म है वो होती है अटैच्ड ऑन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच फॉर्म प्रेजेंट होगी। क्लियर है? तो 2 तो है बाउंड फॉर्म और एक है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? फ्री फॉर्म ये फ्रीली प्रेजेंट होगी, फ्रीली प्रेजेंट मतलब स्कैटर्ड होगी, बिखरी हुई होगी, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई फॉर्म होगी, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। क्लियर है? साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई फॉर्म होगी। समझ गए? समझ रहे हो ना? तो ये होती है इसकी 2 फॉर्म। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, राइबोसोम के टाइप्स की। अगर टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन सा? तो देखो एक और ये दूसरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना तुम लोग। एक टाइप तो है जिसको कहा प्रोकार्योटिक राइबोसोम, प्रोकार्योटिक, ये तो है प्रोकार्योटिक राइबोसोम।
और एक है यूकारियोटिक राइबोसोम। यूकारियोटिक राइबोसोम। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस किस बात का है? तो देखो समझने वाली चीज़ है, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस। मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम को कॉमनली दोनों में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? उसी में प्रोकारियोटिक और उसी में यूकारियोटिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो राइबोसोम क्या होता है? ये राइबोसोम है, ठीक है? ये राइबोसोम है, ये लार्ज यूनिट है, लार्ज सब यूनिट, ठीक है? और ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है? लार्ज सब यूनिट को अगर डिटेल में देखें तो इसमें दो साइट होती हैं, पी साइट और ए साइट, ठीक है? अब देखो कैसे डिफरेंस आएगा दोनों में। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक राइबोसोम को इसी डायग्राम से डिफरेंशिएट करके देखने वाले हैं हम लोग, इसी डायग्राम से डिफरेंशिएट करके देखने वाले हैं। देखो किस तरह से डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं तुम लोगों को बता दूं, इनकी शेप, लार्ज सब यूनिट है वो डोम शेप्ड होती है, डोम शेप्ड, ठीक है? और स्मॉल सब यूनिट है वो ओवल शेप्ड होती है, ओवल शेप्ड, ठीक है? इन लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में डिफरेंस आएगा कि प्रोकारियोटिक लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग होंगी और यूकारियोटिक लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग होंगी। बट कॉमन क्या होगा? राइबोसोम में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी लार्ज सब यूनिट राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इसके अंदर भी होंगे और इसके अंदर भी होंगे। अब वो कैसे होंगे समझो। यूकारियोटिक राइबोसोम होता है एटीएस टाइप का, ठीक है? एटीएस टाइप का, समझ गए? एटीएस को तोड़ेंगे तो दो यूनिट बनेगी, एक तो 60S, एक 40S, ठीक है? अब इसी तरह प्रोकारियोटिक राइबोसोम होता है 70S टाइप का, ठीक है? 70S को तोड़ेंगे तो दो सब यूनिट बनेंगी, एक तो 50S, एक 30S, ठीक है? 30S। अब देखो इनमें से कौन सी लार्ज होगी कौन सी स्मॉल होगी, नंबर से पता चल रहा है ना। अब तुम लोग कहोगे सर 60-40 तो 100 होता तो आपने 80 लिखा, 50-30 तो 80 होता आपने 70 लिखा, गलत लिख दिया होगा आपने शायद। अबे गलत नहीं लिखा बुड़बको, ये बिल्कुल सही है। समझ आएगा मैंने क्यों लिखा है बाद में, ठीक है? पॉइंट तो आने दो ना, सब्र रखो। अब इसमें से पता है तुम्हें लार्ज सब यूनिट 60S है, स्मॉल 40 है, लार्ज 50 है, स्मॉल 30 है, तो रख लो। ये लार्ज सब यूनिट यूकारियोटिक राइबोसोम में कैसी होगी? 60S होगी, ठीक है? और ये 40S टाइप होगी, ठीक है? ये प्रोकारियोटिक राइबोसोम में 50S टाइप होगी और ये वाली 30S टाइप होगी। ये चीज समझ आई इतनी? अब देखो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की सब यूनिट है तो इसके अंदर दो पार्ट होंगे, इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो rRNA होगा, एक तो rRNA होगा और एक होगा प्रोटीन, ठीक है? इसी तरह इस सब यूनिट में भी दो पार्ट होंगे, इस सब यूनिट में भी दो पार्ट होंगे, एक तो होगा rRNA और एक होगा प्रोटीन, ठीक है? ठीक इसी तरह इस सब यूनिट के भी दो पार्ट होंगे। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो। ठीक इसी तरह इस सब यूनिट के भी दो पार्ट होंगे।
प्रोकार्योटिक राइबोसोम। क्या था? 70S टाइप, 50S प्लस 30S। अब देखो जो 50S है वो दो टाइप का होगा। सॉरी, दो टाइप का क्या, इसके दो पार्ट होंगे। एक तो इसके अंदर होगा rRNA, ठीक है, एक इसके अंदर होगा प्रोटीन, ठीक है। अब इसी तरह 30S में भी दो पार्ट होंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होगा rRNA और एक होगा प्रोटीन। एक क्या होगा? प्रोटीन, क्योंकि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई है ये, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की दो यूनिट, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो देखो किस तरह का rRNA प्रेजेंट होगा। प्रोटीन सब में सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, कॉमन प्रोटीन होता है, ठीक है। बट rRNA कौन सा है, इस पे डिफरेंस क्रिएट होता है, इस चीज का डिफरेंस क्रिएट होता है। एक बार समझो तुम लोग, ये डायग्राम बनाया ना मैंने, ये समझो किस बेसिस पे बनाया है, किस तरह बनाया है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे कि कौन सा rRNA और कौन सा प्रोकैरियोटिक rRNA और कौन सा यूकैरियोटिक rRNA होता है। तो देखो यहाँ इस rRNA की बात कर लेते हैं। यहाँ यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो लार्ज सब यूनिट है उसमें rRNA होगा 5S टाइप का, ठीक है, 5.8S टाइप का और 28S टाइप का, ठीक है, समझ गए। और स्मॉल सब यूनिट में rRNA होगा 18S टाइप का। समझ रहे हो ना ये चीज समझ आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो यूकैरियोटिक राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर rRNA तीन तरह का होता है, 5S, 5.8S, 28S, ठीक है। समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना। ये 5.8 है, ये 5.8 है, 58 नहीं है, 5.8 है, ठीक है। तीनों समझ आ गए ना? तीनों समझ आ गए ना? क्लियर है? यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सी टाइप का rRNA प्रेजेंट है। क्वेश्चन वो यहां से नहीं देगा, ये जो ऊपर फालतू इंट्रोडक्शन वाली बातें की है, क्वेश्चन इन्हीं चीजों से बनते हैं, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में किस टाइप का rRNA प्रेजेंट होता है। तो देखो लार्जर सब यूनिट में जो rRNA है ना वो दो टाइप का होगा, ठीक है। वहां की तरह तीन टाइप का नहीं होता, दो ही टाइप का होता है, दो ही टाइप का होता है। कौन सा? एक तो होता है 5S rRNA, एक होता है 23S rRNA, ठीक है। ये 335 नहीं है, ये 23S है, ठीक है। यहां rRNA होगा स्मॉलर सब यूनिट में 16S टाइप का, 16S टाइप का, ठीक है, 16S टाइप का। डिफरेंस समझ लेना, ये S नहीं है, ये S है, ये 5 नहीं है, ठीक है। हर जगह 23S है, 5S है, 16S है, इस साइड 5S है, 5.8S है, 28S है, 18S है, ठीक है। मेरा नाम याद रख लेना, वो S है, बट ये मेरे नाम पे नहीं है S, ये किसी और के नाम पे S है, ठीक है। समझने की कोशिश करो। हम राइबोसोम की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। दो टाइप का होता है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी प्रिमिटिव टाइप के सेल के अंदर राइबोसोम और जो अभी एडवांस टाइप के सेल हैं उनके अंदर राइबोसोम। यहाँ 80S होता है, वहाँ 70S होता है। 80S की 200 यूनिट 60-40 होती है और 70 की 200 यूनिट 50-30 होती है, ठीक है। अब देखो लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट 60-40, 50-30। अब बना लो, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में rRNA होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन सबका कॉमन है, rRNA सबका डिफरेंट है, ठीक है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट में दोनों तरह का rRNA डिफरेंट है, ठीक है। समझ गए ना? यही तो मेन डिफरेंस होता है, यही तो वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन देगा राइबोसोम में से, ठीक है। समझ गए? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लपेटो जल्दी, जल्दी लपेटो।
हो गया? हो गया क्या? चलो, ये बात थी समझने वाली। अब याद रखने वाली बातें आएंगी। अब कुछ बातें याद रखने लायक आएंगी। दो फॉर्म बताई मैंने और दो टाइप बताई, अलग अलग हैं। फॉर्म और टाइप में डिफरेंस है। फॉर्म प्रेजेंस के बेस पे बताई है, टाइप मैंने स्ट्रक्चर के बेस पे बताई है। ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट की जो अभी अभी हम लोगों ने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, उनमें से अगर साइज की बात करूं ना, अगर साइज की बात करूं तो साइज नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोगों को। जैसे मैंने एक को कहा कि ये तो 70s है और एक 80s है। ठीक है? तो 80s का साइज नॉर्मली पता ही है तुम लोगों को, ज़्यादा लिखा है तो बड़ा ही होगा। तो साइज 80s का ज़्यादा होता है, 70s का कम होता है। ठीक है? चलो अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम प्रोकार्योटिक राइबोसोम इन प्रोकार्योटिक सेल only prokaryotic ribosome is present means only 70s type of ribosome, 70s type of ribosome is present। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सिर्फ 70s टाइप का यानी प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है। जनरल बात थी, मैंने लिखी क्यों, क्या फायदा निकाला मैंने ये लिख के चौक किसके? फायदा अब निकलेगा। ठीक है? अब आएगा मतलब, इसीलिए कहते हैं जब तक बात पूरी ना हो जाए जजमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है? देखो अब समझो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आ जाता है। इन यूकैरियोटिक सेल्स both prokaryotic and eukaryotic type of ribosome present, means both 70s and 80s type of ribosome is present। दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अब बात आ गई, चलो 80s तो नॉर्मल है, बात है, अच्छी बात है, प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक टाइप के तो यूकैरियोटिक सेल में ही होंगे। फिर 70s प्रोकैरियोटिक टाइप के भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी 70s राइबोसोम भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो देखो ये वो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, ये वो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है कि इन यूकैरियोटिक सेल 70s ribosome is present in chloroplast and mitochondria
क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है और यहीं से हमें कंफर्म होता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसी सेल ऑर्गेनेली प्रोकार्योटिक ओरिजिन शो करती है। ठीक है, इनका ओरिजिन प्रोकार्योटिक है। इनका ओरिजिन क्या है? प्रोकार्योटिक है। क्लियर है? समझ गए? तो ये थी बात प्रेजेंस की। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर सिर्फ प्रोकार्योटिक राइबोसोम, मतलब सिर्फ और सिर्फ 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकार्योटिक सेल्स के अंदर यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मतलब 70 और 80s दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मतलब 70s प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली के अंदर। यूकार्योटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनके अंदर 70s टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, जहां से उनका प्रोकार्योटिक ओरिजिन कंफर्म होता है। क्लियर है? समझ गए? तो ये प्रेजेंस की बात थी, ये प्रेजेंस की बात थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि राइबोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखो, राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, जॉर्ज पैलेडे ने डिस्कवर किया था। इन्होंने 90s की बात है ये। ठीक है, अभी लास्ट जो अपनी सेंचुरी है इसके, तो क्या था कि जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया, लोगों को बताया कि इस तरह की एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। किसमें? सेल के अंदर। ठीक है, समझ गए? और कब बताया? ये नॉर्मली इतनी स्मॉल है, साइज में इतनी स्मॉल है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो दिख ही नहीं सकती। ये नजर आई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और इन्होंने क्या बताया, कैसी दिखी थी इन्हें? जॉर्ज पैलेडे एज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। और कब बताया? इन एग्जैक्ट डेट देख देते, टाइम पीरियड बता देते हैं। 1953 की बात है। ठीक है, 1953, जब अपना देश आज़ाद हो चुका था। ठीक है, अंग्रेजों से। वैसे आज़ाद हम लोग अभी भी नहीं, अपनी सोच वही है, बट कहने को हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में डिस्कवरी की थी राइबोसोम की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की थी, ये चीज़ याद रखना, एज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के तौर पर ये डिस्कवरी का पॉइंट था। ठीक है, जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लपेटो जल्दी से। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, ये बात हो गई राइबोसोम की प्रेजेंस और राइबोसोम की डिस्कवरी की, कि राइबोसोम की प्रेजेंस कहाँ होती है और राइबोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, किसने की थी। चलो अब 2-4 कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर राइबोसोम भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम से रिलेटेड हम लोग क्या बताने वाले हैं। देखो, जो हम लोग अब तक लिख रहे हैं इन 70s एंड 80s राइबोसोम्स, इन 70s एंड 80s राइबोसोम्स, ये जो एस हम लोगों ने लिखा है ये क्या बताता है? ठीक है, एस डिनोट्स क्या डिनोट करता है? एस डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोल दो, या फिर इसे बोला जाता है स्वैडबर्ग यूनिट।
स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, जो एस लिखते हैं ना हम लोग, 80s के पीछे एस लिख दिया, यानी 80 के पीछे एस लिख दिया और 70 के पीछे एस लिख दिया, ये क्या है, ये है सेडिमेंटेशन का कोफिशिएंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग तो साइंटिस्ट का नाम है जिसने बताया था, इसलिए हम इसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, ठीक है, समझ गए, इसी से एस डिराइव हुआ है, ठीक है, जो एस लिखते हैं वो स्वेडबर्ग का है, समझ गए। ये है क्या एक्चुअल में, ये होता है द सेडिमेंटेशन, the sedimentation rate of units of ribosome, units of ribosome, ribosome in centrifuge, in centrifuge, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में राइबोसोम की यूनिट्स की जो सेडिमेंटेशन की रेट होती है ना, ठीक है, सेडिमेंटेशन की रेट होती है सेंट्रीफ्यूज में, इन इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन या क्या होता है सेडिमेंटेशन की रेट, तो देखो सेडिमेंटेशन इज सेटलिंग डाउन, या फिर मैं कहूँ तो सेटलिंग इन बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज according to weight, size and density of ribosomal units। सेडिमेंटेशन क्या होता है, राइबोसोमल यूनिट्स का सेटल डाउन होना, बॉटम में बैठ जाना, किसके बॉटम में, सेंट्रीफ्यूज के बॉटम में, अकॉर्डिंग टू देयर वेट, साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, ये सेडिमेंटेशन। और इस सेडिमेंटेशन की जो रेट होती है उसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से एक रफ आइडिया ले सकते हैं, मैं लिखूंगा सो स्वेडबर्ग यूनिट indirectly gives us the idea of density and size of ribosomal units, इनडायरेक्टली ये हमें राइबोसोमल यूनिट की डेंसिटी और साइज का आइडिया दे देता है, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें बता देता है कि हाँ भाई 80s का ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा बड़ा साइज होगा, किसके कंपैरिजन में, 70s के। तो ये ज़्यादा सेडिमेंटेशन शो की, इसने ज़्यादा सेटल डाउन हुआ तो इसको 80 रख दिया, ये कम सेटल डाउन हुआ 70 रख दिया,
ठीक है। इसी तरह इनके जो पार्ट्स किए थे वो किस रेंज में जाकर के सेटल डाउन हो रहे हैं, इसी बेसिस पे 80 के दो पार्ट होते हैं 60 और 40, इसी बेसिस पे 70 के दो पार्ट होते हैं 50 और 30। गलत नहीं लिखा था, समझ आ गया ना वो कहाँ से लिखा, रीजन क्या था उसके पीछे लिखने का, ठीक है। तो ये जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूग में सेटल डाउन होते हैं उस लेवल पे बता देते हैं हम लोग कि हाँ इसका नाम 80s रख दो, इसका नाम 70s, इसका 40, इसका 50, इसका 30, ठीक है, इस हिसाब से। क्लियर है ना? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो हो गया नोट डाउन, हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो था जो एस लिखते हैं हम लोग उसका मतलब। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना राइबोसोम के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कई बार क्या होता है हमें राइबोसोम की एक बहुत बड़ी यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है, राइबोसोम की कंपोजिशन देखने को मिलती है जिसको हम लोग पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम या फिर इसे कहा जाता है पॉलीसोम, पॉलीसोम या फिर इसे कहा जाता है एर्गोसोम, एर्गोसोम, ठीक है। क्या होता है समटाइम्स many ribosomes attached on a single mRNA strand in accordance to form many protein units in less time। कई बार क्या होता है जब प्रोटीन की कमी आ जाती है और ज़्यादा प्रोटीन बनाना होता है तो नॉर्मली तो एक mRNA स्ट्रैंड पे एक राइबोसोम जुड़ता है, पर यहाँ कई बार ज़्यादा प्रोटीन बनाने के चक्कर में एक mRNA स्ट्रैंड पे कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोटीन यूनिट सिंथेसाइज की जा सके, वो कहलाता है पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या एर्गोसोम। अब देखो ये कैसे होगा, जैसे ये mRNA स्ट्रैंड है, ये mRNA स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इस mRNA स्ट्रैंड पे राइबोसोम की यूनिट अटैच होंगी, इस तरह से कई यूनिट जुड़ जाएंगी, कई यूनिट एक ही mRNA पे जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब ऐसा होगा तो जितने राइबोसोम फिर उतनी ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि उतनी ही इंफॉर्मेशन आई है ना, तो उतनी ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये है राइबोसोम फर्स्ट, ये है राइबोसोम सेकंड, ये है राइबोसोम थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से बनने वाली प्रोटीन चेन ये पॉलीपेप्टाइड फर्स्ट होगी, ये पॉलीपेप्टाइड सेकंड होगी, ये पॉलीपेप्टाइड थर्ड होगी, ठीक है, समझ गए। और ये क्या है, ये तो खुद mRNA है, ये तो खुद mRNA है, ठीक है, और ये राइबोसोम्स है।
अब देखो कम टाइम में ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करने के लिए एक राइबोसोम यूनिट पे एक एमआरएनए पे कई राइबोसोम यूनिट अटैच हो जाते हैं। इसे पॉलीसोम या एर्गोसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए? तो ये पॉइंट हुआ। अब एक स्पेशल पॉइंट आता है, वो स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है, बोथ सब यूनिट्स यानी लार्ज एंड स्मॉल, बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम are attached to each other with the help of मैग्नीशियम सोल्ट्स की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में। राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में मैग्नीशियम सोल्ट्स की हेल्प से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, नॉर्मली इसकी कंसंट्रेशन होती है, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है, मैं यहाँ लिखूंगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन इसकी है 0.0001 मोल। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है। देखो दोनों सब यूनिट लार्जर और स्मॉलर आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ जो जंक्शन होता है वो जंक्शन किसकी हेल्प से होता है, वो जंक्शन होता है इन मैग्नीशियम सोल्ट्स की हेल्प से। और मैग्नीशियम सोल्ट्स की कंसंट्रेशन यहाँ होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होती है वो 0.001 मोल होती है, 0.001 मोल होती है। ठीक है, समझ गए? अगर क्या हो, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, कितनी बढ़ जाए, इफ दिस कंसंट्रेशन, दिस मतलब ये नॉर्मल वाली कंसंट्रेशन, इफ दिस कंसंट्रेशन increased by 10 times, 10 गुना बढ़ा दी जाए, 10 times, then राइबोसोम्स, तो राइबोसोम क्या कर लेंगे, then राइबोसोम्स फॉर्म डाइमर, राइबोसोम्स के डाइमर बनने लग जाएंगे। अगर ये कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दी जाए ना तो राइबोसोम के डाइमर बनने लग जाएंगे। और डाइमर कैसे बनेंगे, डाइमर किस तरह से बनेंगे, देखो दो राइबोसोम आपस में जुड़ने लग जाएंगे। अब ये कंसंट्रेशन कहीं भी बढ़े, चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में बढ़े चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम में बढ़े, डाइमर तो दोनों जगह बनेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का भी डाइमर बनेगा और यूकैरियोटिक राइबोसोम का भी डाइमर बनेगा। जहां भी कंसंट्रेशन बढ़ी डाइमर बनेगा। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ के डाइमर बन गया, डाइमर किस तरह से बनेंगे, ये राइबोसोम के डाइमर की बात कर लेते हैं। यहाँ इसके डाइमर, राइबोसोम के डाइमर किस तरह से होंगे, दो डाइमर होंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का डाइमर हो सकता है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी 70S + 70S डाइमर बन गया, क्या होगा, एक होगा 80S + 80S, दोनों का डाइमर बन गया, क्या होगा, तो ये डाइमर बनने से यूनिट चेंज हो जाती है, 70S टोटल डाइमर बना के हो जाएंगे 100S। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 100 हो जाएगा और 80S वालों का हो जाएगा 120S। ठीक है, इस तरह से डाइमर फॉर्मेशन होती है अगर कंसंट्रेशन मैग्नीशियम सॉल्ट्स की बढ़ा दी जाए 10 गुना। ठीक है, तो ये डाइमर का पॉइंट वहाँ कंप्लीट कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। तो समझे, हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट राइबोसोम की, जिसे पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम, अर्गोसोम कहा है। कई बार क्या होता है, राइबोसोम से ज़्यादा प्रोटीन कम टाइम में सिंथेसाइज करने के लिए एक एमआरएनए पे कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं।
ठीक है, एक एमआरएनए स्ट्रैंड पे कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम मेरिगोसोम बोलते हैं। अब देखो एक राइबोसोमल सब यूनिट में, एक राइबोसोम में दो सब यूनिट लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है मैग्नीशियम साल्ट की हेल्प से, जिसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.0001 मोल होती है। अगर ये कंसंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दी जाए तो राइबोसोम्स डाइमर बनाने लग जाते हैं। डाइमर इस तरह से बनेंगे, 70s के 100 बन जाएंगे, 80s के 120s बन जाएंगे। तो यहाँ अपना राइबोसोम होता है कंप्लीट विद ऑल फैक्ट्स। क्लियर है, जो काम के हैं या जो काम के नहीं है उनके साथ भी। ठीक है, यानी ऑल ओवर जितना एक राइबोसोम के बारे में जान सकते हो वो सारा क्लियर कर दिया। ओके, समझ गए? तो आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।